हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास दे रखा है दैट इन ट्राइंगल एबीसी DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CA। जो DEF है वो आपके पास मिड पॉइंट्स है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग DEN। मतलब 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास ये पॉइंट DEF आपके पास के मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं D एंड E को मिड पॉइंट लेती हूँ, तो अगर DE एक मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो AC के पैरेलल होगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है दो पॉइंट्स मिड पॉइंट हैं, अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो उनसे बनने वाली लाइन सामने वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो DE से लाइन बन रही है DE, तो सामने AC के पैरेलल होगी। सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि E और F जो है ये इनसे बनने वाली लाइन EF किसके पैरेलल होगी, इधर AB के पैरेलल होगी। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ D और F से बनने वाली लाइन यानी कि जो ये DF है वो किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। ओके, तो वही लिखा हुआ है दैट बाय थ्योरम 8.9 मींस आपने पेपर में नहीं लिखना बाय थ्योरम 8.9, यू विल राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। So by midpoint theorem, DE is parallel to AC and DEF is parallel to BC and EF is parallel to AB। अब जब वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है तो हम कह सकते हैं सबसे पहले ADEF को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। देखिए ADEF ये पैरेललोग्राम कैसे है, क्योंकि इसमें DE AC के पैरेलल था तो DE AF के भी पैरेलल होगा, तो ADEF एक पैरेललोग्राम बन गया। दूसरा BDF भी पैरेललोग्राम करना है, तो देखिए BDFE इसमें अगर DF BC के पैरेलल था तो DF BE के भी पैरेलल होगा, तो BDFE भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे ही DFCE, तो DFCE इसमें देखिए DF BC के पैरेलल था तो DF इस CE के भी तो पैरेलल होगा, तो DFCE भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ऑल आर पैरेललोग्राम। नाउ डायगोनल DE, अब DE जो डायगोनल है वो फर्स्ट वाला जो हमने BDFE जो पैरेललोग्राम हमने बनाया इसका जो डायगोनल है दैट इज DE। अब देख सकते हैं बीच में डायगोनल DE आ रहा है इस पैरेललोग्राम के। तो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो डिवाइड करते हैं एक पैरेललोग्राम को इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर BDFE एक पैरेललोग्राम है तो ये ट्राइंगल BDE और ये ट्राइंगल FBD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, बिकॉज DE डायगोनल जो है इसको डिवाइड कर रहा है इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर दूसरा पैरेललोग्राम आप लेते हो ADEF जो हमने यहाँ पे बोला था कि ये भी एक पैरेललोग्राम है ADEF, तो ADEF में डायगोनल कौन सा आ रहा है, ये DF डायगोनल आ रहा है, तो यहाँ पे ADF और ये FBD दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही लिखा हुआ है, इन्होंने DAF और FBD लिख दिया, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऐसे तीसरा पैरेललोग्राम हमारे पास कौन सा था, DFCE। अब DFCE में डायगोनल कौन सा आ रहा है, ये EF आ रहा है, तो इससे ये अंदर DEF ट्राइंगल और CEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो वही उन्होंने लिखा है DF को FBD और EF ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए यहाँ पे तीनों के नाम इन्होंने एक जैसे ही लिखे हैं, FBD FBD FBD, मतलब कुछ और लेटर का कॉम्बिनेशन नहीं लिया इन्होंने, इधर से ही लिया है। वो इससे लिया दिखाने के लिए कि देखिए ये तीन ट्राइंगल्स किसी एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तीन ट्राइंगल्स किसी एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी इसके हैं, ये भी इसके हैं, ये भी इसके हैं, तो बेसिकली ये चारों एक आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई, so therefore all 4 triangles are congruent। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 8 पढ़िए, चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको बोला है L, M and N आर 3 पैरेलल लाइंस, आपको यहाँ पे दिख रही है फिगर में L, M and N 3 पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q। सो ये आपके पास P and Q दो ट्रांसवर्सल्स है, एंड L, N and M कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB, BC ऑन P, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर लिए। शो दैट
L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also। यानी उन्होंने बोला कि जो ये इक्वल इंटरसेप्ट्स है AB एंड BC ऑन P, ये इक्वल इंटरसेप्ट्स है, मतलब ये जो AB है ये BC के इक्वल दे रखा है, इक्वल उसमें काट रही है, आपको शो करना है दैट DE इज इक्वल टू EF। तो ये वाले इंटरसेप्ट भी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, D इज इक्वल टू EF। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पे डायगोनल एक ज्वाइन कर दिया ए से लेके एफ तक, तो ट्रेपीजियम ए सी एफ डी आपको दिख रहा है, ए सी एफ डी ये ट्रेपीजियम है जो ए एफ से अभी बीच में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास दो ट्राइंगल बन रही है ए सी एफ एंड ए एफ डी। आप फिगर में देख सकते हैं ए सी एफ एक ट्राइंगल है और ए डी एक ट्राइंगल है। नाउ ए सी एफ ट्राइंगल में अगर हम देखें बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पे बी एक मिड पॉइंट है ए सी एफ में। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो मैं कह सकती हूँ दैट बी जी इज पैरेलल टू सी एफ। यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट है और एल एम एंड एन ये तो तीनों पैरेलल लाइंस थी, तो अगर एम और एन पैरेलल लाइन है तो एम का एक पोर्शन ये बी जी और एन का ये पोर्शन सी एफ, ये भी तो आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो आपको देखो एक मिड पॉइंट दे रखा है और दो लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकती हूँ कि ये जो जी पॉइंट है ये भी एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय कन्वर्स जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, यहाँ पे थ्योरम 8.10 है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नाउ अब दूसरी ट्राइंगल ए एफ डी में लेते हैं, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। यहाँ पे देखिए AFD ट्राइंगल में अब G मिड पॉइंट बन चुका है और मैं कह सकती हूँ कि ये जो GE लाइन है वो AD के पैरेलल होगी, क्योंकि L और M भी तो आपस में पैरेलल है, L का एक पोर्शन AD और M का एक पोर्शन GE, ये भी आपस में पैरेलल होगी। तो G मिड पॉइंट है और ये दो लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है, फिर से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये अगला वाला पॉइंट मिड पॉइंट बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, E will be the midpoint, तो वही लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आपके पास E is the midpoint of DF। अगर यहाँ पे फिगर में E DF का मिड पॉइंट आ जाता है यानी DE is equals to EF, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है DE is equal to EF। Therefore जो L, M and N है ये इक्वल इंटरसेप्ट्स जो है वो कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यही दो एग्जांपल्स आपकी बची थी, उसके बाद आपके पास 8.2 एक्सरसाइज है, बट अभी कुछ हम क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, मैं अभी आपको शो करती हूँ। हाँ जी, ये कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व करके देखते हैं, कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। आपको बोला है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है एंड जो डायगोनल है वो इक्वल है इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल। ABCD पैरेललोग्राम में इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AB। अब ये कैसे पता चलेगा, आप रफ में ABC एक पैरेललोग्राम बना के देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, आप देखिए एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, तो यहाँ पे A B C एंड D ये वर्टिसेस हो गए हैं, तो यहाँ पे अगर उसके डायगोनल इक्वल है यानी कि जो ये BD है और जो AC है ये इक्वल है, देन आपको एंगल ABC निकालना है। ठीक है, ये वाला। अब देखो अगर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल है तो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा पैरेललोग्राम हमारे पास रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल हम कह सकते हैं उस पैरेललोग्राम को। अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है उससे हमें पता चला कि वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में अगर मुझे ये ABC एंगल निकालना हो, रेक्टेंगल के तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे ABC भी क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, diagonals of a rhombus are equal and perpendicular to each other, is this statement true? ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो डायगोनल ऑफ रोहम्बस कभी इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस
अनइक्वल होते हैं। अगर दो डायगोनल है तो D1 और D2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर वाला रीजन तो ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस, बट वो बराबर नहीं होते हैं। So this statement is false because diagonals of a rhombus are perpendicular but not equal to each other. Perpendicular है but वो equal नहीं है एक दूसरे के। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। देन थर्ड आ जाते हैं। थर्ड आपको बोला है 3 angles of a quadrilateral ABC are equal. Is it a parallelogram? अगर 3 एंगल इक्वल है तो क्या वो पैरेललोग्राम है? y और y नॉट। अब जरूरी थोड़ी है अगर 3 एंगल इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम होगा, तो इट नीड नॉट टू बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर मान लो कि 3 एंगल बराबर है, वो 3 एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि वो तीनों एंगल मान लीजिए 80 डिग्री, ठीक है। अगर 3 एंगल 80 डिग्री थे तो 4 एंगल्स का सम तो 360 होता है। 3 कर दो, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस एंगल डी, तो वहां से ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री आ गया। अब अगर हम इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं तो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सो यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए था? एंगल सी के। चलो एंगल ए और सी दोनों 80 हैं, बट एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल डी के। बट एंगल बी तो 80 है और एंगल डी 120 है, तो यहाँ पे तो ये बराबर नहीं हुए। तो जब ऑपोजिट एंगल्स ही बराबर नहीं है तो हम उसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तभी होता है अगर ऑपोजिट एंगल्स बराबर आते हैं। सो 3 एंगल बराबर लेके हमने एंगल डी जब निकाला तो हमारे पास वो पैरेललोग्राम नहीं आया, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ओके, देन फोर्थ देखिए, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O such that OA ratio OC is 3:2. Is ABCD is a parallelogram? तो यहाँ पे एक मिनट, फिगर तो नहीं है, मैं आपको बना देती हूँ। हम एक फिगर ड्रॉ करके, क्योंकि कभी भी ऐसा ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है बिना फिगर के तो बिल्कुल मत कीजिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा, गलती होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम बोला है, तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, और यहाँ पे हमने उसके डायगोनल्स बना दिए AC और BD, और जो डायगोनल है वो O पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है। अब आपको OA रेशो OC दे रखा है 3:2, यानी कि ये जो OA वाला पार्ट है ये आपके पास 3 है और OC वाला पार्ट आपके पास 2 है। आपको पूछा है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है? ABCD पैरेललोग्राम होने के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। देखो पैरेललोग्राम में तो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे OA 3 है और OC 2 है, ये हाफ हाफ थोड़ी हुआ, तो OA 3 है या तो OC भी 3 होता, या OC 2 है तो OA भी 2 होता, तब वो बाइसेक्ट करते, दोनों सेम सेम होते। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम जो है वो नहीं हो सकता। वाई का रीजन क्या है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड यहाँ पे OA इज नॉट इक्वल टू। ओके, सो ये आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे।